हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रीवियस ईयर की इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे 2016 के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो संगमरमर रूपांतरित चट्टान होती है, क्वार्ट्ज रूपांतरित चट्टान होती है, और स्लेट्स भी रूपांतरित चट्टान होती है। ठीक है, ग्रेनाइट इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो होती है आग्नेय चट्टान। ठीक है, ग्रेनाइट होती है आपकी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डोलड्रम क्या है। देखिए डोलड्रम क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी। ठीक है, अगर आप पवनों के बारे में पढ़ोगे तो उसमें ये टर्मोलॉजी यूज आती है डोलड्रम। तो उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी जो होती है उसे डोलड्रम कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में रहने वालों के लिए 21 जून सबसे लंबा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में रहने वालों के लिए सबसे वर्ष का सबसे छोटा दिन क्या होगा। देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन चलते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं। ठीक है, ऊपर सबसे बड़ा दिन होगा तो नीचे ऊपर सबसे बड़ा दिन क्यों होगा, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं यहाँ पर डायरेक्टली पड़ती हैं, तो नीचे ऑटोमेटिकली सबसे छोटा दिन हो जाएगा उसी दिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 21 जून को ही नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है, सो यहाँ पर होगा सबसे छोटी रात होगी उस दिन, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी 21 जून के दिन ही होगा। ठीक है, अगर दिन सबसे बड़ा हो रहा है तो उसी दिन सबसे छोटी रात भी होगी, और नीचे सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन हो जाएगा 21 जून को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है। ठीक है, संघीय बजट में जो राजकोषीय घाटा होता है उसका अर्थ क्या होगा। उसका अर्थ होता है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा बजट होता है उसमें घाटा और आंतरिक बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि होती है, जो उसका जो अगर टोटल करते हैं घाटे और जो निवल होता है उसका दोनों चीज़ का ऐड करते हैं तो हमारे क्या निकल के आता है, राजकोषीय घाटा निकल के आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो सर्वे किया जाता है भारत के वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है वो क्या जारी करती है, आर्थिक सर्वेक्षण का जो डाटा होता है प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क क्या है। ठीक है, इको मार्क क्या है। इको आप लोग समझ रहे होगा कि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इको मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। ठीक है, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो है वो एक प्रकाशन जारी करती है, किस नाम से, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये करंट का क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2017-18 में शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, स्वायत्तता एवं विज्ञान पर जोर दिया गया है। इस बजट में उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए एक राष्ट्रीय प्रवेश एजेंसी का गठन की बात करी गई है, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, इससे पूर्व यह एजेंसी क्या थी। ठीक है, इससे पूर्व यह एजेंसी क्या थी, तो सीबीएसई जो था ये इस पेपर को कराता था। जो आप इस पेपर को देखते होंगे जो हायर एजुकेशन के लिए कराए जाते थे, 12th के बाद जो पेपर होते थे वो सारे सीबीएसई कंडक्ट कराता था। इससे पूर्व अभी की बात करा, लेकिन अब जो है एक नई एजेंसी इसके लिए स्थापित की जाएगी। ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन था, तो इसलिए ये क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह वित्त मंत्री कौन रहा था जिसने सर्वाधिक 10 बार संसद में बजट पेश किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी पेपरों में आ चुका है। मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। मोरारजी देसाई ने अपने जीवन काल में 10 बार से ज़्यादा संसद में बजट पेश किया था। ठीक है, 10 साल से ज़्यादा ये वित्त मंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी का संबंध है। ठीक है, जो भीम ऐप आया था ये भी करंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता था, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप आया था। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी नाम से ये भीम ऐप आया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड। प्रत्यक्ष कर में शामिल नहीं है। देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट किसी पर्सन द्वारा दिए जाते हैं वो प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीनों प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आती है। लेकिन जो सर्विस टैक्स होता है, किसी भी सर्विस का आप यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। रेल बजट को पहली बार
आम बजट के साथ कब पेश किया गया था संसद में, ठीक है। ये भी करंट का क्वेश्चन था और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 फरवरी 2017 को पहली बार रेल बजट को संसद में आम बजट के साथ पेश किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने, फिर एक करंट का क्वेश्चन था, केंद्र सरकार के वर्ष 2017-18 में बजट में शिक्षा के बजट 2016-17 की तुलना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रस्तावित की है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 2017-18 में, ये भी करंट का क्वेश्चन था, 2016 की अपेक्षा कितने प्रतिशत की बजट में वृद्धि की बात रखी गई है, ठीक है, प्रस्तावित की गई है। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10% की बात रखी गई थी 2016-17 से 2017-18 में, ठीक है, वित्तीय वर्ष में। अगला है, भारत की स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी INS खांद्री का जलावतरण हुआ था, ठीक है। ये भी करंट का क्वेश्चन था कि INS खांद्री है जो वो कब वो समुद्र में उतरी थी, ठीक है। ये भारत की स्वनिर्मित जो पनडुब्बी थी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 जनवरी 2017, ठीक है। 12 जनवरी 2017 को INS खांदेरी का जलावतरण हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। सक्षम 2017 अभियान किस पर केंद्रित है? इसका जो राइट आंसर है वो ऊर्जा संरक्षण पर। ये सक्षम अभियान जो था आपके ईंधन को बचाने पर, ईंधन को बचाने के लिए लागू किया गया था। जो हमारे फ्यूल होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए सक्षम अभियान 2017 में चालू किया गया था, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सरकार ने किस वर्ष हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और किस वर्ष से ये मनाया गया है? 24 जनवरी 2008 से मनाया गया है, ठीक है। अगर आप याद करने का ट्रिक चाहिए तो 24 2 4 24 होता है, अगर 2 × 4 करोगे तो 8 होता है, ठीक है। 2008 आप डायरेक्ट इससे भी याद कर सकते हो। 24 जनवरी 2008 से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल शुभारंभ किया। इस वेब पोर्टल का नाम क्या रखा, ठीक है। इस वेब पोर्टल का नाम, ये भी करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे, तो इस पोर्टल का नाम रखा गया था शगुन पोर्टल, ठीक है। ये शगुन पोर्टल अभी भी एग्जिस्ट करता है और इस पर एजुकेशन से रिलेटेड, सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के प्रबंधक का जिम्मा एक 4 सदस्यीय समिति को सौंपा गया। इनमें कौन सदस्य नहीं है, ठीक है। ये भी करंट का क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के प्रबंधन का जिम्मा 4 सदस्यीय समिति को सौंपा गया। इसका, इनमें से कौन सा इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर शायद उस टाइम पे BCCI के चेयरमैन थे, तो इसलिए ये इन सदस्यों में शामिल नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। साइना नेहवाल ने अभी हाल ही में मलेशिया मास्टर्स ग्रांड लीग प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। इससे पहले यह खिताब किस भारतीय ने 2 बार जीता था, ठीक है। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था कि साइना नेहवाल ने जीता था, और लेकिन इसने पूछा था कि इससे पहले किसने जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PV सिंधु। देखिए, सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी है, वैसे नहीं हो सकता। और जो बैडमिंटन की खिलाड़ी जो विश्व प्रसिद्ध है भारत से, तो PV सिंधु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शटलर मतलब बैडमिंटन प्लेयर होता है, ठीक है। शटल जो कॉक होती है उसे बोला जाता है, ने पुरुष एकल वर्ग में विश्व जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था, ठीक है। ये भी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। उसका राइट आंसर है लक्ष्य सेन, ठीक है। लक्ष्य सेन, आपको पता है कि ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी आने के चांसेस हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। इस बार भी गोल्ड मेडल जीता था, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार भी आने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मुखौटा नृत्य शैली का संबंध किससे है, ठीक है। मुखौटा नृत्य जो है वो आपका कथकली में यूज किया जाता है। मुखौटा, ठीक है। कथकली डांस में अगर आप देखोगे तो मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग में समूह सत्य नहीं है, ठीक है। सत्य नहीं है, गलत की बात, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा ध्यान से। कई बार हम क्या करते हैं कि सत्य है सुनते हैं। तो शिव कुमार संतूर वादक थे, हजारी प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, और बिस्मिल्लाह खान जो थे तबला वादक, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान तबला वादक नहीं थे, आपने बचपन में पढ़ा होगा। बिस्मिल्लाह खान जो थे शहनाई वादक थे, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कांगड़ा चित्रशैली किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रही है, ठीक है। कांगड़ा जो चित्रशैली थी वो पर्वतीय राज्यों में जो राजा हुए करते थे उनके बारे में दिखाता था, उनके बारे में बताता था स्टोरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पौराणिक कथाओं में
रीतिकालीन नायक नायिकाओं की जो स्टोरी बताता, प्रधानता रहती थी, मतलब होता तो सभी था, प्रधानता इसमें पौराणिक कथाओं से और रीतिकालीन नायक नायिकाओं की रहती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है वृंदावन गार्डन कहाँ है, ब्लैक पगोड़ा, सालरगंज संग्रहालय और अरविंद आश्रम। ठीक है, देखिए ब्लैक पगोड़ा बहुत फेमस है, आप इससे वो कर सकते हैं, ब्लैक पकौड़ा किसी कहा जाता है, कोणार्क मंदिर को। दूसरे का डी, अगर आपको एक ही आता था उससे भी आप इसे कर सकते थे। ठीक है, दूसरे का जो डी है वो केवल ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वृंदावन गार्डन मैसूर में ही है, और सालारजंग जो संग्रहालय है वो आपका है हैदराबाद में, और अरविंद आश्रम है पांडुचेरी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, गरबा गुजरात में बिल्कुल सही है, मोहिनीअट्टम उड़ीसा नहीं होता, मोहिनीअट्टम आपका जो मनाया जाता है कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, केरल में मोस्टली यह मनाया जाता है मोहिनीअट्टम, और उसके बाद यक्षगान कर्नाटक, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, पहला और तीसरा राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है। ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 10वीं अनुसूची, पहले हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, उसके बाद 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई, जिसमें जो 10वीं अनुसूची थी उसमें दल बदल कानून जो रखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए 11वां जो मूल कर्तव्य है वो शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड है, ये पहले हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे जो 51A में आते हैं, वो अब बाद में 11 हो गए। ठीक है, और जो 11वां आया था वो 86वां संविधान संशोधन जो शिक्षा के बारे में बताता है कि अनिवार्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताता है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बारे में, बच्चों के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, जो मंत्री परिषद है उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव है वो केवल और केवल कहाँ वो किया जा सकता है, वो केवल लोकसभा में किया जा सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉरी, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का विशेष महत्व है। देखिए 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछ रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कांग्रेस के उद्देश्यों के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा करी गई थी। दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस के लक्ष्यों के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था, और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, और लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया था। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग को अपने अधिवेशन पर स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, 1929 अधिवेशन में जो INC थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने अंग्रेजों के सामने इसके बाद जाके पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को रखा गया था। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद 1929 में। आगे चलते हैं, ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए के अंडे देने का पसंदीदा स्थान भारत में प्रसिद्ध भीतरकनिका सेंचुरी कहाँ है। देखिए भीतरकनिका सेंचुरी है जो कछुए हैं, ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए हैं, उनके लिए फेमस है। ठीक है, भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है, सॉरी भीतरकनिका जो सेंचुरी है, और जो भीतरकनिका सेंचुरी है वो हमारे उड़ीसा स्टेट में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा स्टेट में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, पद्मश्री श्री अनिल प्रकाश जोशी का संबंध किससे। ये शायद उत्तराखंड से ही है, और तभी जाके ये क्वेश्चन आया था, और ये जो है हमारे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, पद्मश्री अनिल प्रकाश जोशी वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नीति है। देखिए जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है उसको डिसाइड करने का जो केवल और राइट होता है वो हमारी संसद को होता है। ठीक है, संसद डिसाइड करता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, गदर क्या है। देखिए गदर एक मूवी थी। ठीक है, नहीं मूवी नहीं थी, गदर एक, अगर आपने भारतीय आंदोलन पढ़े हैं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े हैं तो उसमें आपको पता होगा कि गदर पार्टी बनी थी जिसका क्रांतिकारी संगठन था, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी थी जो भारत की एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन जो ये रेगुलेट होती थी वो सैन फ्रांसिस्को से होती थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं,
निम्न में से युग्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कह रहा है। ठीक है, सही सुमेलित है। विटामिन सी स्कर्वी बिल्कुल सही है। विटामिन डी रिकेट्स, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन ई रात्रि अंधिता, देखिए विटामिन ई रात्रि अंधिता नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इसका नहीं होगा। बाकी ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ए और बी केवल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 34 का ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। गुप्त वंश में निम्न के शासकों के क्रम को लगाइए। देखिए जो गुप्त वंश है उसके शासकों को क्रम में लगाने की बात कर रहा है। ठीक है, सीक्वेंस में आपको उसके शासकों को रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले गुप्त वंश का जो शासक है वो समुद्रगुप्त था। ठीक है, समुद्रगुप्त पहला शासक था। उसके बाद आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, उसके बाद आया था कुमारगुप्त और उसके बाद स्कंदगुप्त। तो आपका हो जाएगा 2 1 3 4। ठीक है, 2 1 3 4, 2 1 3 4 है आपका ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 1 3 4। आगे चलते हैं। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल निम्न में से किसके लिए समर्पित है? ठीक है, कन्याकुमारी में जो रॉक मेमोरियल है वो किसके लिए समर्पित है, कह रहा है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद के लिए। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल बनाया गया था जो स्वामी विवेकानंद के याद में बनाया गया है कन्याकुमारी में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? देखिए ज्योतिबा फुले भारतीय समाज में बहुत प्रसिद्ध एक व्यक्तित्व हैं, जो किसके लिए प्रसिद्ध थे आप लोगों को पता होना चाहिए। सत्यशोधक समाज था, तो ऑप्शन ए सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने बनाया था। ठीक है, जिसकी स्थापना सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने करी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब तक अस्तित्व में रहा? ठीक है, 1900 आपको पता है कि 1905 में लॉर्ड जो कर्जन था जिसने भारत को तोड़ दिया था। ठीक है, भारत को तोड़ दिया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था, भारत से बंगाल को अलग कर दिया था। मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी तो इसलिए उसने बंगाल को अलग कर दिया था, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहा था। 1911 में इसको दोबारा से भारत में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, 1911 में जॉर्ज पंचम के 1911 के शाही दरबार में, ठीक है, दिल्ली दरबार लगा था शायद इस टाइम पे, तो इसमें जो है बंगाल को वापस से भारत में मिला दिया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 में है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और विरोधी शासक। ठीक है, बाबर के लड़े गए युद्ध है 1526, 1527, 1528, 1529। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली घाघरा पहनकर। ठीक है, ये ट्रिक है किसकी? 1526, 27, 28, 29। और ये किसके साथ लड़े गए थे? जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो बाबर ने लड़ा था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। ठीक है, आप लोगों को याद होना चाहिए, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा गया था। जो खानवा का युद्ध है वो लड़ा था राणा सांगा के खिलाफ। ठीक है, खानवा का युद्ध राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध है मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। और चौथा घाघरा का युद्ध और महमूद लोदी के साथ हुआ था। ठीक है, ये बाबर का अंतिम युद्ध था भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला था 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1, सॉरी 4 3 1 2। ठीक है, 4 3 1 2। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 3 1 2। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्र व राज्यों के मध्य होने वाले विवाद का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अधीन आती है? ठीक है, अब पूछ रहे जो अगर किसी दो केंद्र व राज्यों के बीच विवाद हो गया तो उसका जो निर्णय करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अधीन आती है पूछ रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है परामर्श क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, दूसरा है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, तीसरा है अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत और चौथा है रीट के अंतर्गत। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, अगला है तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद ये तख्ते हाउस को मोहम्मद शाह रंगीला के बाद इसको अफ़गानिस्तान ले जाया गया था। ठीक है, इसको यहाँ से उठा के अफ़गानिस्तान ले जाया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो आपको पता होना चाहिए कि किस नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो है आपका सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन ए का हो जाएगा 2। उसके बाद है आपका कालीबग्गा। कालीबग्गा किस नदी के किनारे है? कालीबग्गा है आपका घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर नदी
राजस्थान में पड़ती है ये घग्गर नदी, और कालीबंगा भी राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद लोथल गुजरात में पड़ता है। गुजरात में कौन सी नदी है? गुजरात में पड़ती है आपकी भोगवा नदी के किनारे लोथल। और हड़प्पा है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले का 2, फिर दूसरे का 4, तीसरे का 3, फिर 1, 2 4 3 1। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 2 4 3 1, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं सूची 1 को। इसमें फिर सूची वाला तीसरा क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ठीक है। युद्ध दिए गए हैं, तो ये युद्ध इंपॉर्टेंट है इस बार भी पेपर के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से युद्ध पूछे नहीं गए हैं। इससे 2 पेपर इसके बाद हो गए थे, लेकिन इसमें कभी पूछे नहीं गए, तो इस बार हो सकता है युद्धों से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। पहला है 1556 है पहला। 1556 में क्या हुआ था? जो अकबर था, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। 1556 में आपको पता होगा, 1556 से अब अकबर रहा 1605 तक अकबर का शासन रहा, ठीक है। 50 साल अकबर ने शासन किया था, तो ए का 5वां हो जाएगा। दूसरा है सन 1600 में क्या हुआ? 1600 में आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। उसके बाद 1686 में हुआ था शिवाजी का देहांत। और अगला है 1739 में हुआ था नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, ठीक है। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, और पहला का क्या था? 5वां था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 5 4 3 2, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 4 3 2। आगे चलते हैं। नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए है हमारा एलन सी सैम्पल, दूसरा है ग्रिफिथ टेलर, तीसरा है रेटजेल, और चौथा है पॉल विडाल डी ला ब्लास, ठीक है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। ग्रिफिथ टेलर इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या मतलब जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है उसकी बात कर रहा है। और इसका जो राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, ठीक है। ऑप्शन ए है विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, दूसरा है मिश्रित कृषि, तीसरा है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, चौथा है आदिकालिक निर्वाह कृषि। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आदिकालिक निर्वाह कृषि है, जो क्या है कर्तन दहन कृषि का प्रकार होता है, ठीक है। आदिकालिक निर्वाह कृषि। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। बिग इंच पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। जो बिग इंच पाइपलाइन होती है उसके द्वारा क्या परिवहित किया जाता है, ठीक है। मतलब जो पाइपलाइन है उसके द्वारा क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बिग इंच जो पाइपलाइन है ये पेट्रोलियम जो हमारे डीजल पेट्रोल होती है उसके लिए इसका वो किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई है, ठीक है। भारत का सबसे विशालतम भाषाई समूह कौन सा है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता, दूसरा है चीनी तिब्बती भी नहीं हो सकता है, तीसरा है द्रविड़, और चौथा है भारतीय आर्य। जिसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय आर्य हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय आर्य। सबसे विस्तृत विशालतम भाषाई समूह है भारत का, ठीक है। उसके बाद भारतीय आर्य में क्या आता है आपका, जो भारतीय जो आर्य भाषा चल रही है पुरानी से उसी भाषा की बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें हमारी हिंदी इंक्लूड रहती है। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का सर्वाधिक अंश है, ठीक है। अंश सर्वाधिक है किस नगर में कह रहा है? बेंगलोर नगरीय समूहन, मुंबई नगरीय समूहन, दिल्ली नगरीय समूहन, और अगला है चेन्नई नगरीय समूहन। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि सबसे डेंस पॉपुलेशन है जो वो मुंबई में है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जो मुंबई के बहुत ज़्यादा जो धारावाही और अन्य जैसे ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, ठीक है। जो नगर की परिभाषा दी थी जनगणना के अनुसार उसका अंग नहीं है। पहला है जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी होना चाहिए, ठीक है। जो नगर में है जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किमी होना चाहिए, ये बिल्कुल इसका टर्म्स था, ठीक है। जनसंख्या क्या होगा। अगला है नगर पालिका और नगर निगम होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है किसी एक नगर में नगर पालिका और नगर निगम हो, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका
बी ही होगा इसका राइट आंसर। 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न, ये बिल्कुल एक नगर में 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। और जनसंख्या का आकार 5000 व्यक्ति से अधिक होना चाहिए। आप नगर उसी को घोषित कर सकते हो जहाँ 5000 मिनिमम 5000 लोग होने चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नगर पालिका और नगर निगम का होना कोई कंपलसरी नहीं है। ये थे जनरल नॉलेज के हो चुका है, जिसने वो नहीं देखा वो देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है उससे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं आप, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा वीडियो जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।